ஏன்னா வீடியோ ஆன் பண்றாங்க. ஏய் இப்பதானே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. गुड मॉर्निंग बेटा, आप सबको आवाज आ रही है? बेटा सबको आवाज आ रही है? आप सबको आवाज आ रही है बेटा? चलिए सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्या कहते हैं, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था मैं उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ आज। चलिए, कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ बेटा यहाँ पे आपको। सबसे पहले मैंने बताया था क्वांटम नंबर 4 वैल्यूज होती हैं जो किसी स्पिन के किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और पोजीशन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं, जस्ट लाइक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको हम एक एड्रेस की तरह बोल सकते हैं कि किसी का भी वो एड्रेस हमें क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का प्रोवाइड कर रही है। 4 वैल्यूज हैं, जैसे कि आप अपना एड्रेस बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात की जो स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं क्या कहता हूँ, एन से डिनोट करता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, 1 2 3 4 डैश डैश इंफिनिटी तक। उसी तरह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है, या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बताता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर विल बी द एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिटल। दूसरी होती है एल की वैल्यू होती है। एल क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है बेटा। एल क्या होता है बेटा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है आपका, वो आपका बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल बताता है, साथ साथ नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल बताता है। और इसकी परमिसिबल वैल्यूज क्या होती है बेटा, 0 1 2 डैश डैश एन माइनस 1। ठीक है, तीसरी वैल्यू मैंने आपको बताई थी एम की। एम की बात करें तो एम में क्या क्या होता है बेटा, ये आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और उसकी वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक वैल्यू होती है। और इसके बाद आपको स्पिन बताया था जिसकी वैल्यू +1/2 और -1/2 होती है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया? अब मुझे आप बताएं कि इस पोजीशन तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी क्लियरली पूछ सकते हैं। यदि अभी तक में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं चलें। तो जब आपको अभी तक कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड
the number of electrons, find the number of electrons in third shell having +1/2 spin. ठीक है, तो अब इस तरह का कोई आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो। बढ़िया है, आप लोगों ने आंसर तो पहले ही निकाल लिया। इसका मैं सोल्यूशन में आ जाता हूँ। सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। आप करें थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कितने हो जाएंगे बेटा? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल? आपको बताया था 2n², तो ये कितने हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज 18। अब 18 टोटल मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स यदि मेरे पास बेटा क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 18 में से हाफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके स्पिन की वैल्यू क्या होगी +1/2 होगी, और 9 की क्या होगी स्पिन की वैल्यू -1/2 होगी। तो चूंकि क्वेश्चन में वो -1/2 बोल रहा है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर मेरा 9 आ जाएगा। सबको एकदम क्लियर समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक हम क्वेश्चंस पे पूरी तरह से फोकस नहीं करते, जब भी मेरे पास क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, तो मेरे लिए सारी चीजें क्या है, बेकार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो भी हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके हमें क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आने चाहिए। फिर से देख लो, यहाँ सीधे थर्ड शेल में बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आपको बताया था किसी भी n वैल्यू गिवन हो तो 2n² कर लीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। अब यदि आप 18 इलेक्ट्रॉन को भर के देखेंगे आप, तो आप देखेंगे हाफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे क्लॉकवाइज होंगे, और आधे क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग भी डिफाइन कर दी गई है, आप देखें केवल -1/2 ली गई है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो -1/2 कितने स्पिनिंग वाले हो जाएंगे 9, हाफ स्पिनिंग वाले क्लॉकवाइज और हाफ एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आ गया बेटा यहाँ तक समझ में? चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको एक बिना बेसिक सा क्वेश्चन करा दिया। इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जो भी आपका आईटी का एग्जामिनेशन होगा उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आती है बात कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आप नॉर्मली क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, जहां x क्या डिनोट करता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, l क्या बताता है, सबशेल, मतलब नेम ऑफ सबशेल, और ये क्या बताता है, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल और बेटा शेल नंबर सेम ही होगा, सेम चीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है। अब सपोज करो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं बेटा 3D5। 3D5 का क्या मतलब होता है? ठीक है बेटा, 3D5 का मतलब आप देखें, 3D5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल ऑफ थर्ड शेल। मतलब थर्ड शेल में जो आपके डी सबशेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आ गया बेटा समझ में? तो ये एक लिखने का तरीका होता है कि हम कैसे लिख रहे हैं। मान लो मैंने क्या लिखा 2p1। 2p1 का मतलब क्या हो गया, मतलब सेकंड, मैं दूसरी तरह से भी बता देता हूं, सेकंड शेल p सबशेल ऑफ सेकंड शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं।
मतलब आपके पास क्या है, पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब फिर से ध्यान रखना बेटा, जो हम ये लिख रहे हैं 3d5 लिख रहे हैं, 3d5 का मतलब थर्ड शेल है। सब शेल कौन सा है बेटा, सब शेल कौन सा है बेटा, डी सब शेल है। और कितने इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से। तो ये तरीका होता है हमें लिखने का कि कैसे लिखा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा देता हूं यहाँ पे बेटा। क्वेश्चन देखो, मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum number is not possible। और मैंने आपको इसके ऑप्शंस दे दिए, ए ऑप्शन दे दिया, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे एन एल एम एस, ये है बेटा। चलिए अब आप बताएं। चलिए आपके आंसर आए बेटा। सब लोग करने की ट्राई करें। मैं 2 मिनट इसीलिए, 1 मिनट इसीलिए रुका हुआ कि मैं चाह रहा हूं कि आप सब लोग खुद से ट्राई करिए करने की। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो बेटा कैसे करना है क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको देखिए। ए ऑप्शन के अंदर बेटा एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है। तो क्या एल की वैल्यू 4 हो सकती है, क्या एल की वैल्यू 4 हो सकती है बेटा। एल की वैल्यू आपकी 4 नहीं हो सकती क्योंकि वो n-1 तक होती है। तो एक आंसर तो ये आ गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी बेटा, गलत थी। दूसरे में देखें, एन की वैल्यू 5 है, तो क्या एल की वैल्यू 4 हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो इसमें क्या है, एम की वैल्यू -4 हो सकती है, हाँ ये भी हो सकती है। क्या एस की वैल्यू -1/2 हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो सेकेंड वाला क्या है, सही है। सी ऑप्शन देखें, एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, हाँ 2 हो सकती है। एम की वैल्यू -3 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आपकी वैल्यू एल की क्या है बेटा 2 है, तो 2 वैल्यू के लिए -2 से +2 तक होगा। तो ये भी आंसर आपका, ये भी जो क्वांटम नंबर का सेट है गलत लिखा हुआ है। लास्ट ऑप्शन देखें, 2 एन की वैल्यू है, 0 क्या है बेटा, एल की और एम की वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो क्या ये पॉसिबल हो सकती है बेटा, ये वैल्यू आपकी पॉसिबल हो सकती है, हाँ ये आपकी वैल्यू क्या है, पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, ए और सी। अब बताइए इसमें बेटा किसी को ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, सबको आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें,
चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट चीज देखिए, यहां तक बेटा हो गया। डी ऑप्शन में डाउट है बेटा, देखो क्या डाउट है बताओ मुझे। डी ऑप्शन में यदि डाउट है तो कैसे है? डी में क्या है, एन की वैल्यू 2 है बेटा, तो एन की वैल्यू यदि 2 है तो एल की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है। तो यहाँ पे 0 वैल्यू दिया है तो सही है। एम की वैल्यू क्या हो सकती है, यदि एल की वैल्यू 0 है तो 0 हो सकती है, एक ही तो वैल्यू आएगी। और आपके एस की वैल्यू तो +1/2 -1/2 की होगी। फिर से ए ऑप्शन देख लो बेटा, एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी क्या होती है, n-1 तक होती है। बी ऑप्शन में देखें, एन की वैल्यू सही है, एल की वैल्यू सही है, बट एम की वैल्यू जो है वो गलत है। -2 से क्या हो सकती है, +2 तक हो सकती है, तो यहाँ -3 दिया तो ये गलत है। तो डी ऑप्शन तो आपका भी बताया मैंने सही है। चलिए, तो इस तरह के एक आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप बेसिकली इस तरह से कर सकते हैं। फिर से देखिए आप, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला होता है पॉलीज रूल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। दूसरा रूल मेरा क्या है, अबाउ प्रिंसिपल है। और तीसरा क्या है मेरा बेटा, हुंस रूल है। ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पर मैं क्या करूंगा बेटा, जिसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन राइट करूंगा। तो अब मेरा पहला प्रिंसिपल कौन सा है, पॉलिश प्रिंसिपल। पहले मैं आपको प्रिंसिपल समझा देता हूं एक एक करके, और प्रिंसिपल समझने के बाद आपको क्या होगा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पॉलिश प्रिंसिपल। पॉलिश प्रिंसिपल की बात करेंगे। अब देखो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे क्या होता है बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होगा कि यहाँ पे आपके रूल ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर्स वैल्यू आपस में सेम नहीं होगी। मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग ऑल द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज सेम। क्या कह रहा है रूल, क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम having all 4 quantum number values same। चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, पहले आपके पास मैंने एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल मैंने क्या लिख लिया, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। क्या लिख लिया बेटा, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। फिर क्या लिखा, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख दी इस तरह से। और फिर क्या लिख दी, 2p6 कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। या मैं 2p क्या कर देता हूं इसको बेटा, 6, चलिए 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इनके लिए n की वैल्यू लिखूंगा। इसके लिए बेटा n की वैल्यू कैसे लिखोगे, 1s2। 1s2 का मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल से है, तो हम इसके लिए 2 और सॉरी 1 और 1 लिखेंगे इसके लिए बेटा, 1 और 1। क्लियर है। 2s2 के लिए क्या लिखेंगे, n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 और 2। और इसी तरह यहाँ पे भी सबके लिए क्या लिखेंगे, 2 वैल्यूज लिखेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, सपोज करो 2p का जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अब मैं m लिखने जा रहा हूँ। m की वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे -1 -1 -1 0 0 +1 +1।
मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कर रहा हूँ, ऑर्बिटल के बारे में। अब आपको मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख के दी है और एस की वैल्यू लिखेंगे। एक +1/2 हो गया, -1/2 हो गया, +1/2 हो गया, -1/2 हो गया। इसी तरह सभी के लिए क्या होगी, +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 और -1/2। ठीक है। अब यहाँ पे सारे इस तरह से आपके हो गए, +1/2 और -1/2 इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आप यदि देखें, यदि मैं सबसे पहले इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो ये वैल्यूज देखो और ये वैल्यू देखो। यदि आप इन दोनों वैल्यू पे ध्यान देंगे तो n की वैल्यू आपस में सेम है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सेम है, पर s की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है। फिर से देखें बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज सेम। किसी भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं उन्होंने क्या करा, आपके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, मैंने 1s2 2s2 2p6 ले लिया। तो उस सबके लिए मैंने n की वैल्यू लिखी, l की वैल्यू लिखी, m की और s की वैल्यू लिखी। अब यदि 1s2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दोनों के लिए 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि s सबशेल है। n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1s2 में n की वैल्यू क्या होगी, 1, तो मैंने n की वैल्यू 1 लिखी है और l की वैल्यू 0 लिखी है 1s2 के लिए। फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। फिर से ध्यान दे, जिनको नहीं समझ में आ रहा, 1s2 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में, फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था सारे। ठीक है। अब m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था -l से लेके +l तक है। तो यदि s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 है, ठीक है, s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसके लिए m की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और यदि l की वैल्यू 1 आ रही है तो वहां पे m की 3 वैल्यूज होंगी, -1 0 +1। यहां तक बेटा समझ में आ गया। तो ये मैंने चारों वैल्यूज असाइन कर ली। तो इसके अंदर मैंने क्या देखा कि जैसे 1s2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए n की वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, l की दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सेम है, m के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू सेम है, पर s के लिए क्या हो गई बेटा, डिफरेंट हो गई। तो मतलब यहाँ पे जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, जो कि ये कहता था कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम नंबर है वो एक्सक्लूसिव होती है, मतलब वो उसी के लिए होती है, वो और किसी के लिए नहीं होती है। मतलब जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो एड्रेस है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए वो एड्रेस हो सकता है, सबके लिए कॉमन वो एड्रेस नहीं हो सकता। तो चारों क्वांटम नंबर वैल्यू यहाँ पे आप क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रही। मान लो 1s2 का एक इलेक्ट्रॉन ले ले और 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन ले ले, सेम स्पिनिंग वाला, तो दोनों में आप देखेंगे तो 1s2 और 2s2 में सेम स्पिनिंग के इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट हो तो बताएं। m की वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा तो आपको प्रैक्टिस खुद से भी करना पड़ेगा। आप लोग फाइनली तो लीडर में हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक ही चीज को आप 4 बार 10 बार पूछेंगे तो काम कैसे चलेगा। मान लो p है, p सबशेल है, p सबशेल की बात करें बेटा, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 आएगी। तो इसके लिए पॉसिबल m वैल्यूज कितनी होगी, आप अपने नोट्स में लास्ट क्लास के देखिए, -1 0 और +1। क्या दिक्कत आ रही है बेटा। फिर से देखो, यदि d सबशेल है, d सबशेल है तो इसके लिए l की वैल्यू 2 है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, -2 -1 0 +1 और +2। यहां तक आया बेटा समझ में। बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था मैं उसको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया बेटा। चलिए, अब तो क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है। अब p के लिए देखिए तो -1 रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल के लिए -1 वैल्यू है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के लिए -1 हो गई, ये 0 हो गई और ये क्या हो गई, +1 हो गई। ठीक है।
आया बेटा समझ में? अब इसके लिए, अब जैसे 1s इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ वैसे बेटा। सपोज करो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी और m की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि s के लिए 0 आती है। उसी तरह यदि मैं 2s लिखूं तो 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होगी? n की वैल्यू 1 होगी, सॉरी 2 होगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 0 होगी और m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर रखा होता तो उसके लिए मैं क्या करता? आपको स्पिनिंग भी डिफाइन करता। अब यदि 2p लिखा है तो इन तीनों ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू तो क्या रहेगी? 2 रहेगी, ठीक है। और l की वैल्यू क्या होगी? आपकी 1 आ जाएगी तीनों के लिए, और इसकी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी और +1 हो जाएगी। आ गया बेटा? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पर्टिकुलर वैल्यूज हो जाएंगी। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आप बार बार डाउट पूछेंगे। चले, तो ये आपके क्या हो गया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई बेटा, एक चीज हमारे पास एकदम क्लियर हो गई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, कि यदि किसी 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं है, इट मींस यहां से आउटपुट क्या होता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 electrons with opposite स्पिन। मतलब यदि आपके, हम यदि 1s2 को देखें तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग भी सेम कर दे तो हमारे साथ चीज ही गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की सारी क्या होंगी? आपस में सेम नहीं होंगी। यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो ये हमारा क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, इसके बाद आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल क्या करता है? सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं। अफबाउ प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं। मतलब अभी तो हमने देखा था कि किसी भी ऑर्बिटल में आपको कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और अफबाउ प्रिंसिपल अब आपको क्या बता रहा है कि किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसको आगे लिखूं, वो आपको बारे में लिखवाऊंगा। मान लो मेरे पास क्या है बेटा, वन एस है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है और 6s है और 7s है। इसी तरह मेरे पास क्या है? 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 6p है और 7p। इसी तरह मेरे पास 3d है, 4d है, 5d है, 6d है। इसी तरह मेरे पास 4f है, 5f है और 6f। इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, कौन सा सबशेल पहले भरा जाएगा? अब यहाँ पे सबशेल की बात कर रहा हूं मैं, तो सबशेल कौन सा पहला भरा जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अबॉव का मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो अब कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सबशेल्स में भरना है, तो वो सबशेल सबसे पहले भरेगा जिसकी एनर्जी बेटा क्या होगी? सबसे कम होगी। वो सबसे पहले भरेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थी वो किसकी थी? 1s की थी। तो सबसे पहले कौन भरा बेटा? 1s ऑर्बिटल भरेगा। 1s के बाद आती है बारी किसकी? 2s भरेगा। 2s के बाद कौन भरेगा? 2p भरेगा। उसके बाद 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, फिर 4d, फिर 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, फिर 7f, 5d, 6p,
7s 5, ये इस तरह से भरते जाएंगे। मतलब यहाँ पे बहुत सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली एडेड टू द सब शेल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, इट मींस जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो सबसे पहले क्या होगा, भरेगा, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वो सबसे बाद में भरेगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है, मतलब अबव क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर progressively added to the subshell in increasing order of the energy of subshell। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले 1s भरेगा, 1s की एनर्जी सबसे कम है, इससे ज्यादा क्या है 2s की, फिर 2s भरेगा, फिर आपका 2p भरेगा, फिर आपका क्या भरेगा 3s भरेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको क्या करना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है किसी भी सबशेल में। अब वो प्रिंसिपल में जो एटॉम, ये एनर्जी ऑर्डर था, ये एनर्जी ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था। ये हमने एक्सपेरिमेंटली आपको बताया था कि ये आपका एक्सपेरिमेंटली इस तरह से आपका होता है। बट इसको आप चाहे तो अल्टरनेटिवली आप इसको n+l रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो अल्टरनेटिवली n+l रूल से भी क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली n+l रूल से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब n+l रूल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा जो n+l रूल क्या है इसको देखिए। तो आप यहां पे क्या होता है, जो ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल also determined by n+l रूल। अब बेटा n+l रूल क्या होता है, n+l रूल की बात करेंगे बेटा। n प्लस, बेटा अभी कई ऑर्बिटल्स जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एटम हमें मिलेगा तब तो हम उसके एग्जिस्टेंस के ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे ना बेटा। जैसे सपोज करो हम कहें कि 50 फीट का आदमी क्यों नहीं होता, तो 50 फीट का आदमी ऑब्जर्व नहीं है तो हम उसके बारे में डिस्कशन कुछ थोड़ी करेंगे। तो इसी तरह क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल अभी तक भरे ही नहीं गए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हुई है, हम उनके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें n+l रूल क्या होता है। मैंने मान लो कि यहाँ पे कुछ एनर्जी ऑर्डर कैलकुलेट करना था, मैंने आपके सामने लिख दिया 3s 3p 3d 4p 4d 5s और 5p। ये आपके सामने ऑर्डर मैंने लिख दिया बेटा। अब ये मैंने कुछ एनर्जी के ऑर्बिटल्स लिख दिए। अब इन सब में देखना है कि कौन किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, और मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ n+l रूल। क्या यूज करने जा रहा हूँ बेटा, n+l रूल। तो सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू लिखूंगा। n की वैल्यू क्या होगी उसको आप देखिए। यदि 3s है तो उसके लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3p है तो क्या होगी, यहाँ पे इसके लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे भी बेटा वैल्यू 3 होगी। फिर 4 वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर 4 और ये 5। बेटा ये सबको समझ में आ गया कि आपके जो 3s है उसके लिए n की वैल्यू 3 है, 3p के लिए आपकी n की वैल्यू 3 है, और 4d के लिए 4 है, और 5p के लिए 5 है। चलिए, अब इसके बाद मैंने l की वैल्यूज लिखी। सबसे पहले 3s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताएं।
3s के लिए l की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया बेटा। s है तो l की वैल्यू 0। 3p के लिए l की वैल्यू बहुत बढ़िया बेटा 1 आएगी, सही है। 3d के लिए 2, 4p के लिए 4p के लिए l की वैल्यू 1, 4d के लिए 2 और फिर 4f के लिए l की वैल्यू 3 आएगी और 5p के लिए 1। यहां तक सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आपने n प्लस l कर दिया, n प्लस l कर देंगे तो आपने सबका सम कर दिया। यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, 4, 5, 5, 6, 7 और 6। ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसमें मुझे एनर्जी को बताना है। तो यदि एनर्जी की बात करें तो मेरे पास क्या है, 3s है। 3s के लिए n प्लस l वैल्यू सबसे कम है, तो हम कहेंगे 3s की एनर्जी बेटा सबसे कम होगी। 3s की एनर्जी बेटा क्या होगी, सबसे कम होगी। 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3p की है, क्योंकि उसमें 4 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मेरा जो पहला नियम हुआ n प्लस l रूल का, ग्रेटर द वैल्यू of n plus l greater will be the energy of subsumption। आ गया, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, अब मैंने क्या देखा, 3 और 4 के बाद 5 की दो वैल्यूज हो गई। यदि आप यहाँ पे देखें, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब मैं कैसे करूंगा, तो मैंने अगला स्टेटमेंट आपको दिया, इफ n plus l value are same, then greater the n value, greater will be the एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अब जब यदि n और l वैल्यूज आपस में क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी क्या होगी बेटा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब मेरे पास 3d और 4p के लिए देखे तो 3d और 4p में दोनों की 5 वैल्यू है, और 3d के लिए n की वैल्यू 3 है और 4p के लिए 4 है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3d आ जाएगा और उसके बाद क्या जाएगा, 4p जाएगा। आ गया बेटा समझ में। अब इसके बाद मैंने देखा 4d और 5p दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है, सेम है, पर 4d के लिए n की वैल्यू 4 है और 5p के लिए n की वैल्यू 5 है। तो अब नेक्स्ट एनर्जी किसकी हो गई, 4d, और इसके बाद किसकी आ गई, 5p की, और सबसे ज्यादा किसकी इसमें हो जाएगी, 4p की। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिससे मैंने आपको n प्लस एल रूल बता दिए। मतलब आपके पास यदि कोई और सबशेल्स आ जाए और आप पूछे कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो आपको n प्लस एल रूल यूज करके आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। यहां तक समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ बेटा क्या डाउट आ रहा है बताएं। यदि किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स पे लिखें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं प्रीवियस पेज पे आ रहा हूं। ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये जो मैंने आपके साथ बेटा अभी बताता हूँ एक बार, ये जो पूरा सिस्टम आपको बता के यहाँ पे अबाव प्रिंसिपल पे ये एनर्जी ऑर्डर निकाला है, इसके लिए मैं एक चीज आपको नोट यहाँ पे करवा रहा हूँ कि नोट हमें ये रखना है कि ये जो एनर्जी ऑर्डर है एप्लीकेबल फॉर ग्रेटर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब
ऐसा क्या है कि आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे क्या कुछ अलग होता है? अच्छा चलिए मैं पहले आपके डाउट्स इस चीज पे क्लियर कर देना। 1+L रूल में क्वेश्चन एक है कि 3D और 4P की वैल्यू सेम हो सकती है क्या? 3D आप देखें, 3D और 4P, आप 3D और 4P के लिए जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के लिए क्या आ रही है? N+L वैल्यू 5 आ रही है। ये तो काउंटिंग से आ ही रही है। अब जब दोनों की वैल्यू 5 आ रही है तो अब N+L रूल क्या कहता है? जिसकी N की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो N की वैल्यू किसकी ज्यादा है? 4P की। तो वहां पे 4P की एनर्जी 3D से ज्यादा होगी। आ गया बेटा समझ में? बेटा यही N+L रूल अल्टरनेटिवली क्या करता है? अबव प्रिंसिपल को क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब वो अबव प्रिंसिपल के जो एनर्जी ऑर्डर है उसको सपोर्ट करता है और आप थ्योरेटिकली इससे उनके एनर्जी ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो अबव प्रिंसिपल की मैंने जो सीरीज बनाई है वो आपकी क्या होती है? मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होती है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिर नोट करके लिखेंगे, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? आप हाइड्रोजन ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो या फिर लिथियम प्लस ले लो या बेरिलियम +2 ले लो या बेरिलियम +3 ले लो। तो ये सब क्या हो गए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। या फिर आप He+ ले लो। तो ये सभी क्या हो गए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का ऑर्डर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आईटी में पूछा भी जा चुका है। 1s की एनर्जी कम होगी, फिर 2s और 2p की एनर्जी आपस में बराबर होगी, इसके बाद 3s की एनर्जी इक्वल टू 3p की एनर्जी इक्वल टू 3d की एनर्जी। मतलब आपको क्या करना है? हर एक शेल में एनर्जी सारे सब शेल की बराबर होगी। इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल हैविंग सेम एनर्जी। मतलब यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि 2s और 2p किसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, 2s और 2p में किसकी एनर्जी बेटा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 2s और 2p में यदि आप देखेंगे तो 2s की एनर्जी कम होती है और 2p की एनर्जी ज्यादा होती है यदि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज्यादा है। पर यदि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो यहाँ 2s और 2p की एनर्जी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इसी तरह आपसे यदि कहा जाए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम नहीं होती यदि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज्यादा है, पर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर 3s 3p और 3d तीनों की एनर्जी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। आया बेटा समझ में? नहीं आया? ठीक है, फिर से सुन लो बेटा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम अबव रूल को फॉलो नहीं करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हुआ जहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। अब बेटा इतनी सी तो बात समझ में आ रही है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? इज इक्वल टू 1। आ गया बेटा? यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो वहां पे आप क्या होगा? शेल के अंदर जितने सब शेल हैं उनकी एनर्जी सेम होगी, वो अबव रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो आपके सामने मैंने लिख दिया है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1। आ गया? कोई डाउट हो तो बताएं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब इस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग less energy as compared to 2s subshell। अब मेरे पास क्या है? 1s है, 2s नहीं कर रहा, इसको मैं 2p कर देता हूँ। बी ऑप्शन में मेरे पास क्या है? 2s है। सी ऑप्शन में मेरे पास क्या है? 3s है। और डी ऑप्शन में
none of this। चलिए बताइए, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि मुझे उस ऑर्बिटल किस सबशेल की एनर्जी 2s से कम है, किस सबशेल की एनर्जी 2s से कम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यदि नॉर्मल अबाव प्रिंसिपल से पूछता तो ये क्या होता है, इसमें दो आंसर आते हैं 1s और 2s। ठीक है, तो मैं इसमें फर्क बता रहा हूं, यदि यहाँ पे बस यहां तक लिखेगा, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ही तक लिख के क्वेश्चन छोड़ देता हूं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 और 2, ए और बी आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मेंशन्ड नहीं है। बट यदि मान लो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग having less energy as compared to 2p in one electron system, और इसमें लिख देता हूं मल्टी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मेरे पास 1s आए और मेरे पास ऑप्शन 2s हो, सी ऑप्शन मेरे पास 3s हो और डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो, नॉन ऑफ दिस, तो आप बताएं क्या होगा आंसर। अब चूंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहाँ पे एनर्जी किसकी कम आएगी, ए की आएगी, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी आपस में बेटा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, 2s और 2p की एनर्जी आपस में क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया अबॉव प्रिंसिपल। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अबॉव रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, और अबॉव के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो वो n+l रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक तरह से एक्सेप्शन हो गया आपका n+l रूल का या फिर अबॉव का। ठीक है, देखो बेटा, ये मेरे पास दो क्वेश्चंस लिखे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुना करें क्वेश्चंस। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग लेस एनर्जी एज कंपेयर टू 2p सबशेल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2p से हम क्या होगा, हमें अबॉव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना है, तो एनर्जी कम किसकी होगी, 1s और 2s की 2p से कम होगी। पर यदि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा तो 1s की एनर्जी कम होगी, 2s और 2p की एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और 3s की एनर्जी उससे ज्यादा होगी। यहाँ पे कम पूछ रहा है इसलिए 2s और 2p आया था मल्टी इलेक्ट्रॉन में, और 1s और 2s आया था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 1s आया है। ठीक है बेटा, जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होती है इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, और यही वजह है कि अबव की जो एनर्जी ऑर्डर थे वो एक्सपेरिमेंटल थे और वो अरेंज थे, और उनको अल्टरनेटिवली n+l रूल भी क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट देखिए बेटा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी हमने बात की कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से भर सकते हैं, जो सबशेल्स है उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे। अब क्या होता है, पहले आप इसको एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अब मेरे पास क्या है कि मान लो कि पी में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, पी में मुझे कितने भरने हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, पी में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 1 2 3, और पी में मैं इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गया बेटा।
तो ये मेरे पास p3 कॉन्फ़िगरेशन होगी और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यदि मुझे p में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो कैसे भरूंगा? इन 3 पैटर्न से भर सकता हूं। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? यदि आप इसको देखें तो ये जो मैंने p ऑर्बिटल बनाया है आपके सामने, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी आपस में क्या दिखाई है मैंने? इक्वल दिखाई है, मतलब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ये क्या है बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये आपके डीजेनरेट, तो हून्स रूल आपको क्या बताता है कि आप किसी भी सबशेल में या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें। मतलब हून्स रूल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यदि वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात करता है तो मतलब किसी भी सबशेल में जिनके ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, या तो फर्स्ट ऑप्शन की तरह आप भर सकते हैं या सेकेंड या थर्ड ऑप्शन की तरह, वो तो कौन सा सही है? तो हुन्स रूल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन सच अ मैनर, इस तरह से हमें उसको क्या करना है, अरेंज करना है, दैट देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। मतलब there will be maximum number of unpaired electron with parallel spin। अब आप पहले वाले ऑप्शन पे देखें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, थर्ड 3 आ गए, सेकंड वाले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है और थर्ड वाले में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यदि आप हुन्स रूल को सुने तो उसने क्या कहा, इन सच अ वे दैट देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रह गया। अब उसके बाद क्या, विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन में देखें तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में फर्स्ट वाला सही लग रहा है, थर्ड वाला गलत। अब इस पूरी चीज को, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन को उन्होंने एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन सच अ मैनर दैट देयर विल बी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हुआ? अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है इसको देखें आप। इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू थी कि मॉड ऑफ 2s+1। अब यहां पे देखें, यदि s क्या है, टोटल स्पिन, तो यदि आप यहां पे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं, तो हम इसकी स्पिनिंग कह सकते हैं +1/2 कॉमा +1/2 कॉमा +1/2। तो टोटल स्पिनिंग कितनी हो गई? s की बात करें तो कितनी होगी? +3/2। दूसरे में आप देखें +1/2 -1/2 और कुछ है ही नहीं इसके आगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए क्या आ गई? +1/2। ये देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 हो गया और थर्ड के लिए +1/2। तो यहाँ पे क्या आ गई? +1/2। इसीलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन में देखें +1/2 -1/2 और यहाँ पे भी क्या आ गया? +1/2 और यहाँ पे क्या आ गया? +1/2। टोटल स्पिन आ गई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू कितना हो गई? पहले वाले के लिए आपकी कितनी हो गई? 4 हो गई। दूसरे वाले के लिए आपकी कितनी हो गई? 2 और तीसरे वाले के लिए भी 2 आ गए। आया बेटा, नहीं आया? ठीक है बेटा। तो यदि आप यहाँ पे देखें, फिर से देख लीजिए आप, यदि यहाँ पे मेरे पास पहले वाले में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है बेटा? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब 3 अनपेयर्ड है, सब क्लॉकवाइज है। बेटा आराम से रहिए, अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने क्या करा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था, मैंने 3 अलग अलग पैटर्न से मैंने फिल कर दिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैंने अब स्पिन निकाली, इलेक्ट्रॉन की स्पिन निकाली। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे निकालते हैं? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, यदि पहला वाला देखे बेटा क्लॉकवाइज है तो इसके लिए मैंने +1/2 लिख दिया। दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए भी +1/2 लिख दिया। और यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज है, इसके लिए +1/2 लिख दिया। समझ में आ गया बेटा? दूसरे में देखे, पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो मैंने +1/2 लिखा। दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे -1/2 लिखा। और तीसरा वाला यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज है
मैंने +1/2 लिख दिया, यहां तक आ गया। ठीक है, फिर मैंने एक ऑप्शन भरा जहां पे एक मैंने क्लॉकवाइज रख दिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रख दिया, तीसरा क्लॉकवाइज रख दिया। ठीक है, तो अब इसके लिए पहले वाले के लिए +1/2, दूसरे वाले के लिए -1/2 और तीसरे वाले के लिए +1/2। अब ये तीनों वैल्यूज मैंने जोड़ दी, तो फर्स्ट के लिए +3/2 आ गया, दूसरे के लिए +1/2 आ गया और थर्ड के लिए +1/2 वैल्यू आ गई। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी फैक्ट निकालना है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? मॉड ऑफ 2s + 1। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2s की बात करें तो यहाँ पे 2s ले लें, तो 2s क्या हो जाएगा पहले के लिए? बोलो बेटा, 2s क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा आपका। आपने यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले में आपने क्या करा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करी, तो यहाँ पे पहले वाले के लिए वैल्यू 3 आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। ठीक है, दूसरे वाले के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें हमने वैल्यू पुट अप कर दिया, वैल्यू तो पुट अप कर लेंगे ना अपन। और थर्ड वाले के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अब मेरे वाले पहले के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 4 आई, दूसरे के लिए 2 आई और तीसरे के लिए 2 आई। तो हुंस ने क्या कहा आपको, हुंस का एक्चुअल में रूल क्या था, उन्होंने क्या कहा, डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किए जाते हैं कि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उनकी स्पिनिंग पैरेलल हो। या फिर आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम तब तक पेयर अप नहीं कर सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो, वो भी पैरेलल स्पिन पे। या फिर इसको अल्टरनेटिवली फाइनली क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन अ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन सच अ मैनर दैट देयर विल बी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम यदि बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है आपकी, ये सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो हमने रूल बोला आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, उनको उन्होंने मैथमेटिकली एक टर्म में डिफाइन कर दिया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी तो जो उन्होंने कंडीशन बोली है वो वहां पे फुलफिल हो जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आपके कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके लिए उन्होंने क्या करा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फैक्टर को बता दिया। अब आपको क्या करना है, चाहे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी से देखिए या फिर आप सीधे क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, तो उसको एक इन्होंने शॉर्ट टर्म में क्या कर दिया, डिफाइन करा। बेटा समझ में आ गया? चलें, तो मतलब यहाँ पे इन्होंने का रूल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स electrons electrons are filled in degenerate orbital in such a manner that there will be maximum number of unpaired electron with parallel spin। आ गया बेटा? तो ये आपका क्या होगा, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रूल्स आ गए। कौन कौन से रूल्स आ गए? पहला था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपको किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना बताता था। दूसरा है आपका अबॉव प्रिंसिपल जो सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरना बताता है। और थर्ड वन होता है बेटा, तीसरा होगा आपका हुंस रूल, क्या कहता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से फिल करें कि वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो विद पैरेलल स्पिन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज ही आप रखें। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। यदि मैं ए ऑप्शन में क्लॉकवाइज की जगह, जो आपने इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने ये दिखाया है ये वाला ऑप्शन, इसमें क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज भर देता, सपोज करो इस तरह से कर देता, तो ये क्या गलत होता? ये भी सही होता, क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद पैरेलल स्पिन। तो आप चाहें तो दोनों तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है,
अब बेटा मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ इन तीनों रूल्स को लेते हुए। तो तीनों को लेते हुए मैं जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सिखाऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। आप अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने अब क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, मैंने मान लो नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अब जब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा, 2s2 और 2p3। यही तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब इसको, ये तो क्या हो गया, एक सिंपल मेथड हो गया कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। इसके बाद होता है ऑर्बिटल नोटेशन मेथड। जो ऑर्बिटल नोटेशन मेथड होता है वो आपको ऑर्बिटल के साथ डिफाइन करना होता है कॉन्फ़िगरेशन को। तो हम ये ऑर्बिटल नोटेशन मेथड से भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे। आपने यहाँ तो भर लिए, अब मुझे क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन भरने। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तब पेयर होंगे जब सब में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और उनकी स्पिनिंग भी क्या रहे? पैरेलल रहे। कि बेटा यदि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम उसकी स्पिनिंग को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी स्पिनिंग इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए। तो आपने नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख ली। इसी तरह यदि मान लो मुझे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 1s2। फिर क्या लिखा? 2s2। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा? 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर मैंने क्या लिखा? सॉरी, 2p6। 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर मैंने लिखा 3s2, 11 12। फिर मैंने क्या लिखा? 3p6 कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? 4s। आप यदि अबव में देखें, मैंने आपको बताया था कौन पहले भरा जाएगा। यदि आप यहाँ पे देखें अबव प्रिंसिपल में, तो 2p के बाद मैंने क्या भरा था? 2p के बाद मैंने 3s भरा था, फिर 3p भरा था, फिर 4s भरने के बाद 3d भरा था। तो अब मैं क्या करूंगा? यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं 3p भरूंगा, उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा और फिर मैं क्या लिखूंगा? बचे कितने इलेक्ट्रॉन? फिर से देखिए, 2 4 10 12 18 और 18 19 20। तो अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बने, तो मैंने 3d में कितने भर दिए? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने भर दिए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई किसकी? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे यदि ऑर्बिटल नोटेशन करना है तो ऑर्बिटल नोटेशन में मैंने 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 2p में इस तरह से भरे। फिर मैंने 3s में इस तरह से भरे और फिर मैंने 3p में इस तरह से इलेक्ट्रॉन 6 भर दिए और फिर मैंने 4s में इलेक्ट्रॉन भरे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। तो ये मेरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी? ऑर्बिटल नोटेशन मेथड की। तो ऑर्बिटल नोटेशन मेथड से आप इस तरह से पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये आपका 3d6 हो गया, ये 4s2 हो गया और ये आपका क्या हो गया? 3p6 हो गया, 3s2 हो गया, 2p6 हो गया, 2s2 हो गया और 1s2 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद आप चाहें तो इसको कंडेंस मेथड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडेंस मेथड का क्या? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन काफी मुझे बड़ी दिखाई दे रही है तो मैं इसको कंडेंस करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ बेटा? कंडेंस करना चाहता हूँ। तो कंडेंस कैसे करूंगा इसको? इसको आप देखें। कंडेंस करने के लिए मैं इसके पहले की नोबल गैस को लिख दूंगा। तो फर्स्ट नोबल गैस होती है हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हीलियम में एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम के बाद आती है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। नियॉन के बाद क्या है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 18। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को आर्गन के फॉर्म में लिख दिया। इसको देखिए बेटा, ये पूरे को मैंने क्या लिख दिया? आर्गन। आप चाहे तो उसके ऊपर 18 लिख दे और अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो आर्गन लिख दिया। आर्गन के बाद मेरे पास क्या हो गया?
4s2 3p6, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं आर्गन 3p6 4s2, सॉरी 3d6, उल्टा लिख रहा हूं बेटा मैं। यहाँ पे क्या आएगा d6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा d6 आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी बेटा मेरे को, कि हम जब भी लिखेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n के हिसाब से लिखें तो हमें ज्यादा बेहतर होता है, समझने में भी आसानी होती है। करेक्ट तरीका दोनों ही है, आप 4s2 3d6 लिखे या फिर आप क्या लिख सकते हैं 3d6 4s2 लिख सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में आपको क्या होगा बेटा, सही आंसर आएगा। बट तरीका क्या होता है, फिल तो 4s को पहले कर ही रहे हैं, ये तो मुझे मालूम है, हमने अबाउ के अकॉर्डिंग कर लिया, बट लिखते समय 4s को हम 3d के बाद भी लिख सकते हैं। ये बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया आप सबको? बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया? मैं और एग्जांपल्स लूं क्या? चले मैं एक आध और एग्जांपल भी ले लेता हूं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मेरे पास निकिल है। क्या है बेटा? निकिल। निकिल ले लो या फिर थोड़ा छोटी कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, टाइटेनियम। टाइटेनियम कितना होता है बेटा? 22 हो गया। क्या हो गया बेटा? बेटा कोई बात नहीं, जिनका नेट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से देखिए आप। टाइटेनियम 22। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा 1s2, 1s2 हो गया, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3p6 के बाद क्या बनेंगे 4s को 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब आप चाहे तो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को आप चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, आपको जैसे मैंने ऑर्बिटल नोटेशन मेथड बताया था, ऑर्बिटल नोटेशन मेथड लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आजकल आते हैं एनएल और एम को रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन से, उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा सा ऑर्बिटल नोटेशन मेथड से भी आना चाहिए। ये दो अनपेयर्ड हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, दोनों डी जनरेट जो डी ऑर्बिटल था 3d में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से लिख दिए गए। आप इसको कंडेंस करेंगे तो यहाँ पे इसके पहले कौन सी गैस आ रही है? आर्गन आ रही है। तो मैंने लिखा आर्गन 4s2 3d2, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आर्गन 3d2 4s2। बेटा समझ में आ गया? तो ये क्या था, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका था कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये टाइटेनियम की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब यदि आप यहां से देखेंगे तो यहां से जो आपके बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्या हो गई, कंक्लूड हो गई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आया बेटा समझ में? चलिए, तो आप यहाँ पे 1 to 30 कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो 1 to 30 कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल भी आता है। तो अब हम नेक्स्ट में बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ मतलब यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेरे पास मान लो कि क्रोमियम है, मेरे पास क्या है बेटा, क्रोमियम है। क्रोमियम के लिए हम लिखे बात करें,
मेरे पास क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d4 4s2, ठीक है। उसी तरह कॉपर की क्या हो जाएगी, आर्गन 3d9 4s2। यदि मैं अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करूं, अकॉर्डिंग टू अबव, मैं यदि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अबव रूल। सबको समझ में आ गया। यदि मैं क्रोमियम और कॉपर का ले लूं तो मेरे पास क्रोमियम की 3d4 4s2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कॉपर की क्या आएगी, 3d9 4s2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s1 और कॉपर की होती है आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए ये एक्सेप्शन होते हैं किसके, अबव रूल के। और ये एक्सेप्शन आते क्यों है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। ये किस वजह से आ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड आया बेटा। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये क्या आ जाते हैं बेटा, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। और ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये ज्यादा स्टेबल होती हैं। और ये होती किस वजह से, इनके दो मेन रीजंस होते हैं, एक सिमेट्री और एक होता है आपका एक्सचेंज एनर्जी। दो फैक्टर्स आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक सिमेट्री फैक्टर मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक क्या करते हैं बेटा, आपका एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। और ये किस वजह से आते हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब यदि मैं फॉलोइंग रीजंस की बात करूं तो पहला क्या होता है बेटा, यदि हम लोग बात करें सिमेट्रिकल, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। पहला फैक्टर होता है बेटा सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, बेटा 9:45 में आपकी क्लास नहीं है, अगली आपकी नेक्स्ट क्लास 10 o'clock है, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि मेरी क्लास कितने बजे तक चलती है बेटा, तो मुझे आप बार बार रिमाइंड ना करें, मैं ध्यान रखता हूँ कि आपको क्लास कितने बजे छोड़नी है। तो 10 o'clock आपकी नेक्स्ट क्लास होती है बेटा, 8:15 से ये स्टार्ट होकर 9:45 तक चलती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्री जो होती है लीड्स टू स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि बेटा ये डी सब शेल में, हाँ ये केवल आपके डी और डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स है और एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब डी सब शेल और आपके एफ सब शेल में ये आपके क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये एक्सेप्शंस नहीं आते। पहला आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंपल सी मतलब है, हमें मालूम है कहीं भी चीज सिमेट्रिकल आप रख दीजिए तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होती है। फॉर एग्जांपल कि यदि मैं एक डिब्बे के अंदर 4 बॉल्स को अरेंज कर दूं और डिब्बे के अंदर प्रॉपर वे में 4 बॉल्स को अरेंज कर दूं, तो उन बॉल्स को बाहर निकालना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर यदि मैं एक बॉल बाहर निकाल दूं तो उसके बाद नेक्स्ट बॉल को निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब वहां पे जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। और यही वजह है कि P3 और P6, मतलब P3 का मतलब क्या हो गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। उसी तरह
D5 और D10 और F7 और F14 configurations are more stable। यही वजह है कि ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी ये स्टेबल ज्यादा है। तो ये चाहेंगे कि हम किसी तरह से इस तरह से अपने को रीअरेंज कर ले कि हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। तो यदि हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा मतलब होता है तो आपको क्या करना है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना है जिससे कि हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पाए। तो पहला तो ये हो गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड बेटा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी। यदि मैं एक्सचेंज एनर्जी की बात करूं, बेटा ये समझ में आ गया कि पहला फैक्टर तो मैंने क्या ले लिया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को इसलिए कहा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड फैक्टर है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं। एक्सचेंजेस बेटा देखो बेसिकली होते क्या है, सपोज करो मेरे पास पी में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यदि पी में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होगा क्या कि ये अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, पहला इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, उसी तरह वो अपना क्या करेगा, थर्ड के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको क्या होगा, अपनी पोजीशन लगातार क्या करता है, एक्सचेंज करता है। वो फर्स्ट के साथ एक्सचेंज करता है, उसी तरह वो क्या करता है, थर्ड के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन भी अपनी पोजीशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। बट अब ये एक्सचेंज किसके साथ कर रहा है, थर्ड वाले के साथ कर रहा है। ये थर्ड वाले के साथ क्यों एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट के साथ इसकी पोजीशन ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहां पर हम यदि देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपने पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यदि पैरेलल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज करेंगे। यहां तक बेटा समझ में आ गई। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा। मान लो मेरे पास ये हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। चलिए मैं ये दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पी का एग्जांपल ले लेता हूं। पी में अब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने पहले आपको दिखाया था कि ये अपनी पोजीशन को इसके साथ एक्सचेंज करेगा और इस वाले के साथ एक्सचेंज करेगा, उसी तरह सेकंड वाला इसके साथ करेगा। ये तो समझ में आ गया बेटा। तो पैरेलल स्पिन ने आपस में पोजीशन चेंज करी। अब यहां पे मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से बना देता हूं, किसको बना देता हूं, रेड इलेक्ट्रॉन से। तो ग्रीन वाले चूंकि पैरेलल स्पिनिंग थे, अपने सेम स्पिनिंग वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ पोजीशन एक्सचेंज किए। इसी तरह अपोजिट स्पिन वाले भी अपने पैरेलल स्पिनिंग के साथ क्या करेंगे, पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो हमें एक चीज समझ में आई, केवल पैरेलल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ही आपस में अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर पाते हैं। बेटा फिर से देखें, यदि पहले वाले ने सेकंड और थर्ड के साथ पोजीशन एक्सचेंज की और सेकंड वाले ने थर्ड के साथ की, तो क्या थर्ड ने किसी के साथ नहीं की, बेटा वो ऑलरेडी फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ कर चुका है, इसलिए नहीं मैंने बनाया। एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करना। चाहे मैं ये कहूं कि फर्स्ट वाले ने थर्ड के साथ की या थर्ड वाले ने फर्स्ट के साथ की, बात तो एक ही हुई ना बेटा। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं थर्ड वाला एक्सचेंज नहीं करेगा, अब आपको समझ में आ गया बेटा।
बेटा मैं चाहे ये कहूं कि फर्स्ट वाले ने थर्ड के साथ एक्सचेंज की, या थर्ड वाला फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर रहा है, बात तो एक ही चीज आएगी ना बेटा। अभी ये आगे बढ़ रहा हूं बेटा, पोजीशन एक्सचेंज की होती है। तो ये क्या हो गए, एक्सचेंजेस हो गए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि एक्सचेंज करते हैं पोजीशंस। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, ये एक्सचेंजेस होते क्यों हैं? इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये हम एक्सचेंजेस करते क्यों हैं। ठीक है, तो अब ये एक्सचेंजेस क्यों होंगे इनके बारे में आप समझे। ठीक है, तो नंबर, ये एक्सचेंजेस होते क्यों हैं, ये एक्सचेंजेस होते क्यों, इसके बारे में आप समझे। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा बेटा एक्सचेंजेस होते हैं, greater the number of exchanges, अरे भैया ये रुक क्यों गया, नेट नहीं आ रहा क्या? ये देखो अब आवाज भी नहीं जा रही। ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, greater the number of exchanges, greater will be the, क्या कुछ दबाता सर, कुछ पता है क्या आपको लास्ट में? कुछ आप पढ़ा रहे थे या कुछ टच, मतलब कुछ नहीं हुआ, वो रुका हुआ था बस। अच्छा, तो मुझे लगा चलो बताओ, बंद करो। चाची अरे वो बारिश हो रहा है, निकल ही नहीं रहा, आधार कार्ड फोटो खिंचवाने के लिए। माइक ऑन कर।